हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और आज मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ हाइजेंस प्रिंसिपल पे। बच्चों, हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो लाइट का जो वेव फॉर्म था इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देता है। मींस हाइजेंस जी ने अपनी थ्योरी से ये बताया कि किस तरीके से वेव फ्रंट की हेल्प से लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो किसी मीडियम में लाइट के प्रोपेगेशन को समझने के लिए हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि हाइजेंस प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए हम लोगों को वेव फ्रंट की जरूरत पड़ेगी और वेव फ्रंट हम इससे पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। हाइजेंस जी ने ये बताया कि जब लाइट किसी सोर्स से निकलती है तो आसपास के जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, कौन सा मीडियम, जो इन्होंने अपना एक हाइपोथेटिकल मीडियम सपोज किया था, एक इमेजिनरी मीडियम सपोज किया था जिसको इन्होंने कहा था ल्यूमिनिफेरस ईथर इन्होंने बोला था। मतलब किसी सोर्स से इन्होंने कहा कि अगर लाइट इमिट होती है, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि अगर किसी सोर्स से लाइट इमिट होती है तो इसके आसपास के सारे पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं, वाइब्रेशन करने लगते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि उस मीडियम में एक ऐसा सरफेस मिल जाता है जिस सरफेस के सारे पार्टिकल्स सेम फेस में होते हैं। इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों, इस सरफेस को हम लोग बोलते थे वेव फ्रंट। हमने आपको समझा रखा है कि तीन तरीके के वेव फ्रंट बनते हैं। वन इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट व्हिच इज मेड बाय पॉइंट सोर्स एंड अदर इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट व्हिच इज मेड बाय लाइन सोर्स। हमने ये भी आपको पिछली वीडियो में सब कुछ मैं बता चुका हूं आपको कि अगर कोई लाइन सोर्स है तो इससे चारों तरफ जो वेव फ्रंट बनता है इसके, वो कैसा बनता है, वो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। ठीक है, तो अगर कोई सोर्स लाइन सोर्स होता है तो उससे जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है, वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। और जो पॉइंट सोर्स से बनता है ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। ठीक है, और जो किसी प्लेन सोर्स की वजह से बनता है, जैसे कोई सोर्स ऐसा हो जो कि प्लेन हो ऐसा कुछ, और उससे जो यहां पे वेव फ्रंट बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट। तो देखिए, वेव फ्रंट के बनने तक की बातें तो हम लोग समझ चुके थे। अब हमको यह समझना है कि हाइजेंस जी ने अपनी थ्योरी से किस तरीके से एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिया वेव के मोशन को समझने के लिए। मींस लाइट किस तरीके से मीडियम में ट्रेवल करती है, इस बात को हाइजेंस जी ने समझाया। तो हाइजेंस जी ने ये बताया बच्चों कि जब किसी सोर्स से लाइट इमिट करना शुरू होता है, जब किसी सोर्स से लाइट का इमिशन स्टार्ट होता है तो आसपास वेव प्रोड्यूस होती है। देखिए, सोर्स से लाइट कैसे इमिट होती है, तो जैसे आपने बताया था ना मैंने आपको कि आपने एक पाउंड में सपोज कीजिए एक स्टोन थ्रो कर दिया, तालाब में एक पत्थर फेंक दिया, तो क्या होता है, वेव चलती है। तो उससे क्या होता है, पहले वेव फ्रंट निकलता है, ये निकलता वेव फ्रंट, और जब वेव फ्रंट निकलता है जो सर्कुलर रिंग जैसी निकलती है वो क्या होता है, वेव फ्रंट, और जब वो निकलता है तो वेव चलती है। ठीक है, मींस जब यहां से, इसी तरीके से सोचिए कि जब यहां से लाइट सोर्स था, यहां से वेव का इमिशन शुरू हुआ तो वेव ऐसे निकली होंगी, और वेव जब निकलती है तो क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हो जाता है। जैसे हमने पाउंड में अगर कहीं पे एक स्टोन थ्रो किया तो लेयर्स जैसी जो बनकर रिंग टाइप की चलती लहर, ठीक है, वो तो ऐसे चलती है। ठीक है, बट वहां पे जो वेव प्रोड्यूस होती है वो इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। अगर हम उस वाटर के सरफेस पर कोई छोटी सी कॉर्क का पीस रख दें या कोई भी हल्का सा प्लास्टिक रख दें जो कि उस पर आसानी से मतलब स्विम कर सके, उसके ऊपर तैर सके, ऐसा कोई छोटा सा उसमें प्लास्टिक रख दें, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि वो प्लास्टिक का जो हमने रखी है वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन शुरू कर देती है। इसका मतलब ये तो हमको क्लियर है कि अगर कहीं भी वेव प्रोड्यूस होती है तो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। हाइजेंस जी ने इसी बात को समझाया। इन्होंने कहा कि जैसे किसी सोर्स से लाइट निकलेगी तो इसके आसपास के मीडियम क्या करेंगे, सब वाइब्रेट करने लगेंगे, कोई इस तरह, कोई इस तरह, कोई इस तरह, चारों तरफ।
और इन्होंने कहा इस सोर्स के चारों तरफ एक ऐसा हमको सरफेस मिलेगा जिसका हर पार्टिकल सेम फेस में होगा, इसको हम लोग वेव फ्रंट कहेंगे। और वो वेव फ्रंट तीन तरीके से बन सकता है, एक स्फेरिकल और एक सिलेंड्रिकल और एक प्लेन। इन्होंने ये तो बता ही दिया था पहले ही कि जो पॉइंट सोर्स है उससे जो वेव फ्रंट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, स्फेरिकल बनते हैं। जो लाइन सोर्स होते हैं उनसे वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, सिलेंड्रिकल बनते हैं। और जो प्लेन सोर्स होते हैं उनसे जो वेव फ्रंट बनते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी वेव फ्रंट, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे स्फेरिकल हो, एट इन्फिनिटी वो प्लेन वेव फ्रंट ही होता है। ये बात अपने दिमाग में आप बना लीजिए। अब बच्चों बात यहां पे आती है कि हाइगेंस जी ने वेव के प्रोपेगेशन को कैसे समझाया। तो इन्होंने बताया कि जब सोर्स से लाइट वेव इमिट होती है तो आसपास के पार्टिकल वाइब्रेशन करते हैं और एक प्लेन हमको ऐसा मिलता है जिसके हर पार्टिकल का वाइब्रेशन सेम फेस में होता है। इस रीजियन को, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। सेम फेस का वाइब्रेशन मतलब मैंने बताया था ना कि ऐसे सारे पार्टिकल है, सब एक साथ ऐसे 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 ऐसे, इसका मतलब सारे पार्टिकल एक जैसा मोशन, एक ऐसे, या हो सकता है कि सर्कुलर फॉर्म में है तो सब ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। मींस एक साथ वो लेफ्ट, एक साथ राइट, एक साथ लेफ्ट, एक साथ राइट, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि वो एक साथ ऐसे इस तरीके से। कहने का सेंस है कि वेव फ्रंट का सबसे बढ़िया जो है एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, डांस इन द पिक्चर्स। जो हम लोग पिक्चर देखते हैं, जो मूवी आप देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो डांस दिखाया जाता है वो वेव फ्रंट में होता है। उसमें क्या होता है, एक अगर हीरो ने इस तरह से हाथ किया तो सारे लोग ऐसे ही हाथ कर देते हैं, तो ये क्या है, वेव फ्रंट है। जैसा एक का मोशन वैसा ही सबका मोशन, तो उस पूरे सरफेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या है, वेव फ्रंट है, कुछ वैसा, ठीक है, वैसा सपोज कर सकते हैं। जबकि बारातों के डांस में कहीं वेव फ्रंट नहीं बनना, क्यों, क्योंकि वहां पे सबका जो है क्या होता है कि सबका जो बोलते हैं मोशन वो एक जैसा नहीं होता, सब अपनी अपनी फीलिंग के हिसाब से लगे रहते हैं, उसमें वेव फ्रंट बनने का चांस नहीं होता है। लेकिन हाँ, मूवी वगैरह में जो डांस शो करते हैं कभी कभी, जिसमें 25, 30 या 50 लोग खड़े रहते हैं और सारे लोग एक जैसा मोशन करते हैं, ठीक है, सारे लोग एक साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ इस टाइप से वेव फ्रंट कोई होता होगा। इसका मतलब जब सारे पार्टिकल्स का मोशन सेम तरीके से हो, एक साथ मिनिमम, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, एक साथ मैक्सिमम, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या है, ये वेव फ्रंट है। अब इसके हर पार्टिकल का वाइब्रेशन एक साथ, इसका भी, सारे पार्टिकल एक साथ, ठीक है, तो इसके मोशन को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। अब इन्होंने बताया कि ऑल द पार्टिकल्स सिचुएटेड एट अ वेव फ्रंट। हाइजेंस प्रिंसिपल को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो पहला पॉइंट इनका ये कहता है ऑल द पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ न्यू सेकेंडरी सोर्स। इन्होंने बताया कि जितने भी इस पे पार्टिकल हैं किसी वेव फ्रंट पे, जैसे ये सारे पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं। कैसा काम करते हैं, न्यू सोर्स की तरह, ठीक है। अब जब नए सोर्स की तरह काम करेंगे तो ये सब लाइट वेव इमिट करेंगे, क्यों भाई, तो इन्होंने कहा कि ऑल द पार्टिकल्स अराउंड अ सोर्स present at a wavefront behaves like new source of light and they emits the light wave of same frequency and velocity in forward direction। और वो क्या करते हैं, यहां से लाइट वेव फिर से इमिट करते हैं। इसका मतलब इसने ऐसे ऐसे सब चारों तरफ वेव प्रोड्यूस की थी, वो ये सारे पार्टिकल अब क्या करते हैं, अपनी अपनी एक वेव प्रोड्यूस करने लगते हैं। किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये सारे जो पार्टिकल हैं वेव फ्रंट पे, वो सब एज ए सोर्स ट्रीट करते हैं और सब एक एक वेव अपनी प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी माना कि ये जो सेकेंडरी सोर्स बन रहे हैं, इन सोर्स को इन्होंने क्या बोला, सेकेंडरी सोर्स बोला।
और इन सोर्स से जो लाइट वेव का इन्होंने इमिशन माना, इनको इन्होंने माना कि ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट होते हैं। क्या होते हैं ये? सेकेंडरी वेवलेट। इसीलिए हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट भी बोला जाता है। ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो इन्होंने कहा कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं, ये सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं जिस स्पीड से प्राइमरी वेवलेट ट्रेवल कर रही थी। मतलब यहां से जो लाइट वेव निकली थी वो क्या थी? वेवलेट्स थी। और उन वेवलेट से यहां पे बना एक वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या करता है? एज ए सोर्स बिहेव करता है, और वो एक वेव फिर से क्या करता है? सारे पार्टिकल वेव अपनी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस वेव प्रोड्यूस करते हैं, और सबसे बड़ी बात है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन करते हैं, आगे की तरफ। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ ऑल वेव्स या स्पीड ऑफ ऑल सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेवलेट जो प्रोड्यूस हुई, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं विद द सेम स्पीड एट द ओरिजिनल वेव। जो ओरिजिनल वेव यहां से प्रोड्यूस हुई थी उसी स्पीड से ये आगे बढ़ती है। ठीक है, एंड दीज सोर्स आर प्रोड्यूस द स्फेरिकल वेव फ्रंट। और यहां से जो ये सोर्स वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? स्फेरिकल। इसका मतलब सेकेंडरी जो सोर्स है वो कहीं पर सेकेंडरी सोर्स सिलिंड्रिकल या प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस नहीं करता। सेकेंडरी सोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस द स्फेरिकल वेव फ्रंट। और थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि इस सेकेंडरी वेव फ्रंट से, ठीक है, प्रोड्यूस होने वाली सेकेंडरी वेवलेट की जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इनका जो इन्वेलप बनेगा, इन्वेलप का मतलब इन पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो फिर से एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बना देगा। वहां से फिर से सेकेंडरी सोर्स बनेंगे, फिर से आगे लाइट वेव प्रोड्यूस होंगी। तो देखिए, सेकेंडरी जो इसके बाद वेव फ्रंट बनेगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है कि इन्होंने सोचा कि जैसे कि ये सोर्स है, ठीक है, इसने वेव प्रोड्यूस की। सपोज कीजिए इसके चारों तरफ आपने ये एक वेव फ्रंट बनाया। अब इन्होंने कहा कि ये वेव फ्रंट भाई बन गया। मान लीजिए कि वेव v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी। वेव की वेलोसिटी कितनी थी? v वेलोसिटी से वेव यहां पे ट्रेवल कर रही थी। अब इन्होंने कहा कि इस सोर्स से निकलने के बाद ये एक वेव फ्रंट बना, और इस वेव फ्रंट का हर पार्टिकल एज ए सोर्स ट्रीट कर रहा। इसका मतलब हर पार्टिकल से एक वेव निकलेगी ना। अब वो जो वेव आगे बढ़ेगी टी टाइम में कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगी? सोचिए, vt। तो इन्होंने सोचा कि जो ये वाला सोर्स है, इससे निकलने वाली वेव यहां पहुंचेगी कितनी डिस्टेंस पर? vt डिस्टेंस पर। इन्होंने कहा इससे भी पहुंचने वाला ये सोर्स से भी एक लाइट वेव निकलेगी, वो कितनी डिस्टेंस पहुंचेगी? vt डिस्टेंस। इससे भी vt डिस्टेंस, इससे भी vt डिस्टेंस, इससे भी vt। इसका मतलब चारों तरफ इन्होंने कहा ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इन्होंने कहा चारों तरफ vt डिस्टेंस पर ये वेवलेट्स पहुंचेंगी। ये vt, ठीक है, इससे ये vt, इससे ये vt। और इन्होंने कहा द इन्वेलप डाउन ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स, मीन्स हम कह सकते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट, इन सब सेकेंडरी वेवलेट्स पे क्या करो? एक टेंजेंट ड्रॉ करो। दिस टेंजेंट आल्सो बिहेव्स एज वेव फ्रंट। ये टेंजेंट भी क्या होगा? वेव फ्रंट होगा। अब फिर वही बात है कि जब ये वेव फ्रंट होगा तो यहां पर फिर बहुत सारे सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। एवरी पार्टिकल एट द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक सेकेंडरी सोर्स। इस पर हर पार्टिकल क्या करेगा? सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब फिर क्या होगा? फिर यहां से टी टाइम के बाद आप vt डिस्टेंस पे, फिर vt डिस्टेंस पे सबसे क्या करेंगे? फिर एक चारों तरफ आप वेवलेट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर इसके टेंजेंट को सबको मिलाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट हमको ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, 3D में इस तरीके से।
तो इसका मतलब लगातार वेव फ्रंट बनते रहेंगे, फिर उस पे हर पार्टिकल एज अ सोर्स ट्रीट करेगा और फिर से वहां से वेव प्रोड्यूस होंगी और इस तरीके से सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से आगे बढ़ती रहती हैं v वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से सोर्स से निकली थी लाइट, और लगातार हमको वेव का प्रोपगेशन मिलता रहता है। तो हाइगेंस जी ने कहा कि ये तो पॉइंट सोर्स के लिए बात हो गई। अब मान लीजिए कोई पूछ दे कि आपसे कि ये सिलिंड्रिकल जो वेव फ्रंट होता है ये किस तरीके से बढ़ता है, तो वही इन्होंने कहा कि अगर कोई लाइन सोर्स है, ठीक है, आप सपोज कीजिए कि आपको प्रोपेगेशन दिखाना है किसमें, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में, तो इन्होंने कहा इस पे भी हम शो कर सकते हैं सेम तरीके से। इन्होंने कहा अगर कोई सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, अब इसका हर पार्टिकल क्या करेगा, ये भी सेकेंडरी सोर्स तरह, तो एवरी पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड प्रोड्यूस स्फेरिकल वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो सेकेंडरी स्फेरिकल सोर्स की तरह बिहेव करता है, वो स्फेरिकल वेवलेट्स यहां से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट प्रोड्यूस द स्फेरिकल वेव फ्रंट। वंस अगेन द लाइट वेव इमिटेड, जैसे मान लीजिए आफ्टर टाइम टी यहां से जो वेव निकलेगी यहां पहुंचेगी, यहां वाली वेव यहां, यहां की वेव यहां, यहां की वेव यहां, यहां की वेव यहां, ये वेव यहां, ये यहां और ये यहां और ये यहां। इसी तरीके से यहां वाली भी टी टाइम में वेव इधर इधर निकल जाएंगी। क्यों भाई? तो जब ये सारी वेव यहां से प्रोड्यूस होंगी इस तरीके से, जैसे ये लाइन सोर्स है तो इसकी इधर वाली एक स्फीयर मिली, इधर चारों तरफ एक एक स्फीयर मिलेगी, और उन सब जब स्फीयर्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे, ठीक है, इन सब पर जब हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा कर देंगे, तो ये जो टेंजेंट होगा, ठीक है, जो टेंजेंट ड्रा करने से सरफेस बनेगा वो भी तो इस सिलिंड्रिकल ही होगा। इस तरीके से ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के बाद यहां तक वेव पहुंची और यहां पे फिर से एक नया वेव फ्रंट मिल गया जो कि कैसा है, सिलिंड्रिकल है। अब इन्होंने कहा फिर एवरी पार्टिकल ऑन द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, या कोई भी वेव फ्रंट है उस पर जो एवरी पार्टिकल है वो फिर क्या करेगा, एज ए सोर्स ट्रीट करेगा। जब वो एज ए सोर्स ट्रीट करेगा तो फिर से वो लाइट वेव प्रोड्यूस करेगा, फिर से ये सब वेव आगे निकलेंगी, फिर टी टाइम के बाद वो कहीं यहां पहुंच जाएंगी, मान लीजिए ऐसे कुछ पहुंच गई ये सब, ठीक है, इधर वाली भी वेव इधर पहुंच जाएंगी टी टाइम के बाद, और इन सब को जब हम मैच करेंगे तो फिर से यहां पर हमको एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने कहा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट भी आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके हम सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट को भी लगातार बढ़ाते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे ये है तो इससे बड़ा सिलेंडर, इससे और बड़ा सिलेंडर, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और इस तरीके से वेव आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं। अब चूंकि हमको पता है कि जो प्राइमरी सोर्स था हमारा, मेन सोर्स था, इससे सब सेकेंडरी सोर्स बने, उसे सेकेंडरी वेवलेट निकली, लेकिन हर सेकेंडरी वेवलेट की स्पीड वही थी जो इनिशियल वेव की थी, जो रियल वेव की थी। इसका मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से एक गिवन मीडियम, होमोजीनियस मीडियम में लाइट वेव ट्रेवल करती रहती। इन्होंने अपनी थ्योरी से यह भी बताया कि ऐसा ही नहीं है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में ही ट्रेवलिंग हो सकती है। इन्होंने कहा प्लेन वेव फ्रंट में भी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे इन्होंने सपोज किया कि एक ये, ठीक है, एक ये प्लेन सोर्स था, कुछ ऐसा, और इन्होंने कहा इस प्लेन सोर्स से मान लीजिए एक ये वेव फ्रंट यहां पे हमने सपोज कर लिया, ये एक सोर्स, ये प्लेन वेव फ्रंट इन्होंने कहा बन गया। अब इन्होंने कहा ऑल द पार्टिकल एट द प्लेन वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक, भाई इन्होंने तो बताया कि विद द हेल्प ऑफ, जैसे प्लेन सोर्स है, तो इन्होंने कहा किसी भी सोर्स से निकलने वाली लाइट वेव मीडियम में के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन जनरेट करती हैं, और उस वाइब्रेशन की वजह से एक प्लेन मिलता है जिसकी हर पॉइंट पे वाइब्रेशन, एवरी पार्टिकल्स इन सेम फेस, दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट।
और इस प्लेन वेव फ्रंट को, जैसे यहाँ पे प्लेन सोर्स था तो इन्होंने बताया उसकी वजह से क्या मिलेगा, प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि सब इक्वल डिस्टेंस पे, ये सब सेम फेस में होंगी, ये सारे पार्टिकल इसके क्या होंगे, सेम फेस में वाइब्रेशन करो, सब ऐसे ऐसे एक साथ, ठीक है, या हो सकता है सब ऐसे ऐसे, लेकिन सबका मोशन क्या होगा, एक साथ लेफ्ट, एक साथ अप, एक साथ डाउन, एक साथ अप, एक साथ डाउन, या फिर एक साथ लेफ्ट, एक साथ राइट, एक साथ लेफ्ट, एक साथ, कुछ इस तरीके से इन्होंने सपोज किया। अब इन्होंने कहा इस वेव फ्रंट पे, भाई जैसा इनकी हाइगेंस की थ्योरी है, क्या कहती है, ऑल द पार्टिकल्स एट द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। इसका मतलब इस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सब क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स बना देंगे, ये अपना अपना सेकेंडरी सोर्स सब बनाएंगे, ठीक है। अब बहुत ज्यादा सोर्स बनाएंगे तो बच्चों फिर हमको समझने में भी दिक्कत आएगी, ये इधर भी इन्होंने कहा सेकेंडरी सोर्स बनाएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि इन्होंने बताया कि जैसे ये वाला है तो टी टाइम के बाद ये कहाँ बनाएगा, ये यहाँ वेवलेट पहुंचा देगा, ये टी टाइम के बाद, भाई टी टाइम के बाद कितनी दूर वेवलेट पहुंच जाएगी, तो हमने सपोज किया v वेलोसिटी से वेव चल रही है, तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका मतलब ये वाला यहाँ पे vt डिस्टेंस आगे पहुंच गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचाएगा, ये अपनी वेव फ्रंट यहाँ पहुंचाएगा, ये अपनी वेव फ्रंट यहाँ पहुंचाएगा, ये अपनी यहाँ, इसकी वजह से जो वेवलेट प्रोड्यूस हुई यहाँ, इसकी वजह से वेवलेट यहाँ, इसकी वजह से वेवलेट यहाँ, इसकी वजह से वेवलेट यहाँ। इस तरीके से इस वाले पॉइंट में भी टी टाइम के बाद यहाँ वेवलेट्स पहुंचेंगी, यहाँ पे वेव पहुंचेगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा इस पर जो टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये टेंजेंट, ठीक है, ये इन वेवलेट्स पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे किसी टाइम पर, वो टेंजेंट हमें एक नया वेव फ्रंट दे देगा, वो टेंजेंट हमें क्या करेगा, एक नया वेव फ्रंट दे देगा। तो देखो सारे स्फेयर्स का जो टेंजेंट ड्रा किया वो कैसा होगा, यहाँ पे प्लेन होगा। सोचिए ये है सारा स्फेयर मिला टी डिस्टेंस पे, तो वीटी डिस्टेंस जब सबको जब मिलाओगे तो वो क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। तो यहाँ एक प्लेन वेव फ्रंट बन गया। अब फिर से ये पार्टिकल क्या करेगा, एक नई वेव प्रोड्यूस करेगा, तो सबका फिर से इस तरीके से आगे चल के हम एक वेव फ्रंट बना सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट भी ट्रेवल करते हैं। तो हाइजेंस जी ने इस तरीके से लाइट की ट्रेवलिंग बताई, और इसके बाद इन्होंने इस वेव फ्रंट के मोशन को जो इन्होंने ज्योमेट्रिकल तरीके से समझाया, इसकी हेल्प से इन्होंने यहाँ पे लाइट के रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की चर्चा विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस थ्योरी। बच्चों हाइगेंस जी का जो प्रिंसिपल था, इसके बिहाफ पर इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाया। क्या इन्होंने एज्यूम्पशन किए, किस तरीके से इन्होंने समझाया, हम सब समझने वाले हैं। बच्चों बेसिक तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मालूम है कि अगर कोई भी लाइट किसी शाइनिंग और स्मूथ सरफेस पर गिरती है, अगर ये लाइट रे है किसी शाइनिंग या स्मूथ सरफेस पर गिरती है, तो ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस लौट जाती है। इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो बेसिक लॉ फॉलो होने चाहिए। पहला, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल all lies in same plane। अगला, the value of incident angle is equal to reflected angle means I is equal to R। इसका मतलब अगर 30 डिग्री नॉर्मल से कोई लाइटें आती है तो 30 डिग्री पे ही चली जानी चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाइगेंस जी ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये देखते हैं। तो हाइगेंस जी ने बताया कि अगर कोई एक प्लेन सरफेस है, कैसा सरफेस है बच्चों, प्लेन सरफेस है, ठीक है, और इन्होंने कहा और इस प्लेन सरफेस पर कोई एक वेव फ्रंट गिर रहा है, मान लीजिए ये एक वेव फ्रंट है जो इस पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। बच्चों क्योंकि इन्होंने वेव को वेव फ्रंट की तरह देखा था, इन्होंने कहा कि जो लाइट चलती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट चलती है, ठीक है। मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट है, इसका मतलब जब इधर से लाइट आ रही थी तो यहाँ एक प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ एक प्लेन, यहाँ एक प्लेन, यहाँ एक प्लेन,
ये इन्होंने बताया ना कई सारे वेव फ्रंट बनते जाते हैं और सेकेंडरी वेव्स चलती जाती हैं, तो इन्होंने माना कि ऐसे लाइट वेव आ रहे हैं। आपको पता है कि इनका जो एज्यूम्पशन था उसमें इन्होंने क्या माना था कि लाइट वेव्स आर ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इसका मतलब लाइट वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है। अब इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल द पॉइंट एट द वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं, ऑल बिहेव्स लाइक सेकेंडरी सोर्स, ये कैसा बिहेव करते हैं, सेकेंडरी सोर्स तरह बिहेव करते हैं और सब अपनी वेवलेट बाहर निकालते हैं। अगर हम ये सपोज कर लें इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है, ठीक है, और ये वेवफ्रंट है जिसका नाम AB है, तो B वेवफ्रंट से चलने वाली लाइट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंचने में अगर t टाइम लगता हो, यहां से जो लाइट निकलेगी सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहा, यहां से जो भी लाइट वेव निकलेगी उसको इस प्लेन तक पहुंचने में मान लीजिए कितना टाइम लगता है, t टाइम। तो t टाइम में ये वेव यहां तक पहुंच गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सोचिए। इस पॉइंट को हम लोग A डैश कह दें जहां पे लाइट वेव पहुंची है, ठीक है, तो B से A डैश तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, t टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, BA डैश, तो कितनी हो गई होगी, VT, कितनी हो गई होगी, VT। अब अगर यहां से हम एक आर्क लगा दें, यहां से हम एक क्या करें बच्चों, आर्क ऐसा खींचते हैं, यहां से ऐसे लिया, ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब हमको ये सोचना चाहिए कि यहां से निकलने वाली लाइट वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो इन्होंने कहा कि जब ये वेव फ्रंट था, इसका हर पार्टिकल एज ए सोर्स हीट कर रहा था, तो अगर हम देखें कि अगर B से चलने वाली जो वेवलेट थी वो A डैश पॉइंट तक पहुंच गई, तो A से चलने वाली वेवलेट कहां तक पहुंची होगी, तो भाई यहां से जब इसने सोर्स तरह बिहेव किया होगा तो चारों तरफ वेवलेट प्रोड्यूस की होंगी। तो अगर इस डायरेक्शन में देखें तो t टाइम में ये वेवलेट भी कुछ इस तरह से ऐसे कितनी डिस्टेंस पहुंची होंगी, VT डिस्टेंस, ठीक है। अब वो लाइट रे बनेगी कैसे जो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो देखिए हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ये कहता है टेंजेंट ड्रॉन ऑन द वेवलेट्स प्रोड्यूस अनदर वेव फ्रंट। तो यहाँ पे इन वेवलेट्स पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो टेंजेंट एक और वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये एक और वेव फ्रंट बन जाएगा। इन वेवलेट्स पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये एक और वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ वाली जो लाइट इंसिडेंट हुई थी A, उससे जो इस सोर्स से जो लाइट वेव निकली, मीन्स यहाँ से जो रिफ्लेक्टिंग वेव गई वो कुछ इस तरीके से गई होगी, ठीक है। अब फिर ये सब सोर्स तरह बिहेव करेंगे, फिर ये लाइट वेव प्रोड्यूस करेंगे और इस तरीके से लाइट आगे चली जाएगी। बच्चों हमको इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से ये I एंगल पे इंसिडेंट हुई थी लाइट वेव, यहाँ से नॉर्मल अगर हम ड्रा कर दें तो उससे ये आज पर चली गई, ठीक है। अब देखिए हमको दो लॉ प्रूव करने हैं, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, दूसरा I इज इक्वल टू R। तो देखिए बच्चों अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे B डैश कह दें तो आपको एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि एंगल B और एंगल B डैश क्या होंगे, सेम होंगे। बच्चों अगर ये एंगल I है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए ये टोटल एंगल पूरा कितना बनना था, ये पूरा एंगल कितना था, 90। क्यों, क्योंकि वेव जो चलती है, जो लाइटें चलती है वो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ट्रेवल करती है, ये परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ट्रेवल करती है, इसलिए एंगल क्या था, 90। अब सोचिए जब ये पूरा एंगल 90 था तो ये छोटा वाला एंगल कितना बचेगा, छोटा वाला, तो ये एंगल बचेगा हमारे पास 90 माइनस आई। क्यों, पूरा 90, ये आई चला गया तो क्या बचा, 90 माइनस आई। जब ये 90 माइनस, अब देखिए नॉर्मल था तो ये नॉर्मल है
तो ये एंगल पूरा इस पे 90, तो ये नीचे वाला कितना बचेगा, ये 90 माइनस 90 माइनस आई मीन्स ये बचेगा आई। सेम ऐसे बच्चों अगर ये वेव फ्रंट था, इससे लाइट वेव निकली है, तो लाइट वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इसका मतलब ये वाला एंगल पूरा क्या होगा 90। जब ये एंगल R है और ये देखिए 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा ऊपर में, छोटा सा ये वाला, ये बचेगा 90 माइनस R। क्यों? क्योंकि टोटल 90 था, R चला गया तो बचा कितना 90 माइनस R। अब देखिए जब ये 90 माइनस R, अब ये फिर परपेंडिकुलर है सरफेस पर, देखिए ये 90 डिग्री है, 90 माइनस आई उधर चला गया तो नीचे कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस R से को घटा देंगे 90 में से, तो ये बचेगा R। इसका मतलब 90 माइनस 90 माइनस R करेंगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इस एंगल को हटा दें यहां से, क्योंकि इनकी हमको कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, हमको I इज इक्वल टू R प्रूव करना है। बच्चों इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एंड ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखिए तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश हो रहा है, क्यों भाई, दोनों एंगल सेम है, कितने हैं 90, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए B से निकलने वाली वेवलेट कितनी डिस्टेंस गई थी, VT डिस्टेंस, उतने ही टाइम में हमने VT का आर्क लगा के यहां पे भी ये लेंथ ली थी, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी VT और ये भी VT। इसका मतलब BA डैश जो है वो AB डैश के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो VT के बराबर, ठीक है। और AA डैश साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, A डैश क्या होगी, कॉमन, ठीक है। इससे हमको साफ साफ पता चल गया कि ट्रायंगल ABA डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AA डैश B डैश, ठीक है। तो ट्रायंगल ABA डैश जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, AA डैश B डैश से। इसका सीधा सा मतलब है I इज इक्वल टू R हो जाएगा, मींस ये इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल बाई CP CT, ये किससे हो गया, बाई CP CT, ठीक है। तो ट्रायंगल ABA डैश AB डैश A डैश क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए, क्योंकि एक एंगल 90 था और दो साइड इक्वल हो गई। जब एक एंगल 90 हो दोनों में, एक एक एंगल, और दो साइड इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल आर सेम, दैट्स व्हाई I इज इक्वल टू हो गया हमारे पास R। बच्चों अब इसके बाद एक और ला हमें प्रूव करना था, क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। देखिए उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये वेव फ्रंट था तो ये इंसिडेंट रे, ये सरफेस था, इस पर ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो इस पर ये ऐसे गई, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। देखिए ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ वेव फ्रंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। देखो वेव फ्रंट का इंसिडेंट एंगल था आई और यहाँ पे वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टेड, तो आई और आर सेम होने का मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ वेव फ्रंट टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट रिमेन्स सेम, ये भी हम कह सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव समझेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। तो देखिए हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल के बेसिस पर जब हमको बात करनी है, इट मीन्स हमको वेव फ्रंट की बात करनी है और वेव फ्रंट के हेल्प से हम लोग रिफ्रैक्शन को समझने वाले हैं। देखिए बच्चों, हाइगेंस जी ने ये कहा कि मान लेते हैं कि ये दो मीडियम है,
ठीक है, नीचे अलग मीडियम है और ऊपर अलग मीडियम, ठीक है। हाइगेंस जी ने ये सपोज किया कि मान लेते हैं ऊपर वाले मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है, जो भी वेव इंटर कर रही है उसकी स्पीड क्या है, v1 है, जबकि नीचे वाले स्पीड मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है। तो जब यहां पे स्पीड v1 है, यहां स्पीड v2 है, तो हाइगेंस जी ने कहा कि मान लेते हैं कोई एक वेव फ्रंट यहां पे इंसिडेंट होता है, तो यहां पे कोई एक वेव फ्रंट आता है, मान लीजिए ये कि वेव फ्रंट आया ऐसा, ये वेव फ्रंट यहां पे इंसिडेंट हुआ। देखिए बच्चों, ये तो आपको पता है कि हाइगेंस जी ने कहा था कि जो लाइट चलती है, जो लाइट रे चलती है, वो परपेंडिकुलर फ्रॉम द वेव फ्रंट होती है। इट मींस लाइट कुछ इस तरीके से यहां पे चल रही होगी। अब देखिए यहां पे भी अगर आप लाइटें देखें तो कैसी होगी, सीधी होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लाइटें आ रही है और ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। बच्चों हम इस वेव फ्रंट को नाम दे देते हैं, हमने कहा ये ए, ठीक है, ये वेव फ्रंट क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, मान लो ए बी ये वेव फ्रंट है पूरा, ये ऐसा। वेव फ्रंट कैसा होगा, हमने आपको समझाया, वेव फ्रंट कुछ ऐसे आएगा, सरफेस ऐसा, पूरा सरफेस, लाइन नहीं सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, ये एक वेव फ्रंट है, ऐसा देखिए ये एक वेव फ्रंट है, ठीक है, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। अब देखिए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो हाइगेंस जी ने क्या बताया कि भाई ऑल द पार्टिकल्स एट द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ सोर्स। इसका मतलब ये पार्टिकल भी एक सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा, ये भी बनेगा, ये भी, जितने भी पार्टिकल्स हैं सब सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। तो हाइगेंस जी ने कहा कि हर पॉइंट एज ए सोर्स ट्रीट करता है और हर सोर्स से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब जो वो सेकेंडरी वेवलेट बच्चों आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा कि कुछ मान लीजिए कि टी टाइम के बाद बी से सेकेंडरी वेवलेट सरफेस तक पहुंचती है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने सोचा कि यहां से जो अगर हम एक आर्क लगा दें, ठीक है, v1t डिस्टेंस का, भाई जब टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये वेव, v1t, तो इन्होंने कहा एक आर्क लगा दीजिए यहां पे v1t लेंथ का, तो ये वेव फ्रंट यहां से यहां पहुंच जाएगा। क्यों भाई, पहुंच गया, ये वेव फ्रंट हमारा आ गया। अब देखिए जितनी देर में बी वेव फ्रंट ए डैश पॉइंट तक पहुंचा है, ठीक है, उतनी देर में यहां से भी, चूंकि ये भी एक सेकेंडरी सोर्स तरह काम कर रहा होगा, इससे भी लाइट वेव प्रोड्यूस होंगी, लेकिन अब वो दूसरे मीडियम में चल रही है। यहां पे वेलोसिटी क्या है, v2, तो टी टाइम में यहां वाले वेव फ्रंट से निकलने वाली वेव्स ने, वेवलेट्स ने अगर v1t डिस्टेंस कवर की है, यह डिस्टेंस v1t है, तो a से निकलने वाली वेव ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी टी टाइम में, तो यहां पे वेलोसिटी v2 है, तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी, v2t, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर हम v2t रेडियस का एक आर्क लगा दें, देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पे जो v1 है वो ग्रेटर है v2 से, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि रेयरर से डेंसर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जब यहां पे हम आर्क बनाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, इस आर्क से इस आर्क पर एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे। क्या टी टाइम के बाद ये वेव फ्रंट बनेगा, ये वेव फ्रंट आ रहा था और टी टाइम के बाद ये वेव फ्रंट बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइगेंस जी ने कहा कि सेकेंडरी वेवलेट्स पर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं वो टेंजेंट क्या बनाता है, वो एक और वेव फ्रंट बना लेता है, और उसके बाद वहां का हर पार्टिकल फिर से लाइट सोर्स तरह काम करेगा, फिर से लाइट वेव आगे प्रोड्यूस होंगे, इस तरीके से ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब वेव फ्रंट यहां पहुंच गया, तो जब ये वेव फ्रंट यहां पहुंच गया तो ये वाली जो लाइट वेव है वो कुछ यहां पहुंच गई, ये लाइट वेव यहां से यहां पहुंच गई, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि जिस एंगल से वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ,
ठीक है, ये एंगल पहले फाइंड करेंगे। तो बच्चों ऐसा है, हम यहां पे क्या करेंगे, एक यहां से भी, ठीक है, क्योंकि हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना चाह रहे हैं और हमको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो होते हैं, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, और दूसरा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस स्नेल्स लॉ। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये लाइट रे आई एंगल से इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है। अगर ये आई एंगल से आई बच्चों, तो जरा आप ध्यान दीजिए, अगर ये आई है तो देखिए क्या ये पूरा एंगल 90 दिख रहा है, क्योंकि ये वेव फ्रंट था और ये लाइट रे थी, एंड लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द वेव फ्रंट, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज 90। तो अगर आप बात कीजिए तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस आई, ये एंगल कितना बना 90 माइनस आई। अब देखिए ये नॉर्मल है, ये एंगल 90 माइनस आई, तो ये वाला कितना बचेगा 90 माइनस आई, यानी कि जब सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा हमको आई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल ऑफ द वेव फ्रंट इज आई, वेव फ्रंट का इंसिडेंट एंगल कितना है आई। अब देखिए इस तरफ हम बात करते हैं यहां पे, ठीक है, सेकेंड सरफेस पे मान लेते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, भाई जब यहां से अब फिर से सेकेंडरी वेव सोर्स प्रोड्यूस होगा, वहां से वेव ऐसे जाएगी, ये दोनों फिर से पैरेलल निकलेंगे लाइट रे। अब देखिए यहां पे सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल क्या है आर है, रिफ्रैक्शन एंगल क्या है आर है। तो अगर रिफ्रैक्शन एंगल आर है बच्चों, तो ये वाला एंगल टोटल कितना है देखिए 90। जब ये 90 है, क्योंकि एक वेव फ्रंट है और यहां से ये वेवलेट प्रोड्यूस हो रही, वहां से वेवलेट प्रोड्यूस, तो वेवलेट तो 90 डिग्री पे चलेगी ना वेव फ्रंट से। अच्छा तो ये देखिए ये वाला एंगल क्या बनेगा बच्चों, जब ये 90 है, ये आर चला गया तो क्या बचेगा 90 माइनस आर। तो अगर कोई पूछ दे कि ये वाला एंगल कितना है, तो ये बन गया 90 माइनस आर, मीन्स ये वाला एंगल हमारे पास बचेगा आर। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था उसका एंगल क्या था आई, और जो रिफ्रैक्शन के बाद जो वेव फ्रंट मिला उसका एंगल कितना हो गया प्लेन सरफेस से आर। ठीक है, हमको यही ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्शन के बाद जो बना है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है। अब देखिए हमको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करने, तो दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला मैंने क्या बताया इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो देखिए सेम प्लेन में है कि नहीं पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेन बनाएंगे। देखिए ये एक प्लेन है, ठीक है, ऐसे वेव फ्रंट आ रहा था, तो लाइट रे कैसे थी इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे थी, ऐसे यहां से देखिए ये लाइट रे, देखिए नॉर्मल कैसा बना यहां पे इस तरह से नॉर्मल, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था इसके परपेंडिकुलर ये, और जो बाद में वेव फ्रंट गया वो कैसा गया देखिए इस तरह से, तो इसके परपेंडिकुलर लाइट रे भी ऐसे। कहने का सेंस है कि ये जो लाइट रे है ये इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे सारी क्या है एक ही प्लेन में लाई कर रही, क्योंकि सब इस प्लेन के परपेंडिकुलर इंसिडेंट रे, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये सब क्या है सेम प्लेन में हमें साफ साफ दिख रही है, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमको साइन आई अपॉन साइन आर फाइंड करना है। तो देखिए हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी डैश, ठीक है, और ए बी डैश भी हमको दिख रहा है, ये कितना हो गया होगा V2t, क्योंकि हमने यहां से आर कितना लगाया था V2t का लगाया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन आई
लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ए डैश, कौन सा, ए बी ए डैश। साइन आई इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यह आएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, बी ए डैश, हाइपोटेन्यूज ए डैश। ठीक है, तो जब साइन आई आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी ए डैश V1t अपान ए डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों अगर यहां पे आप साइन आर की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर कौन बनना है, V2t अपान हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, जो 90 के सामने होता है, ये 90 डिग्री होता है ना, यहाँ पे ये 90, देखो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइटें चलती है 90, ठीक है, ये 90 था, ये वाला भी 90 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जब 90 है तो ये आ गया V2t परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना होगा, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, पहले तो लिखिए कितना है, ए बी डैश अपान ए डैश। मतलब ये साइन आर की वैल्यू आ गई है V2t अपान ए डैश, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1t अपान ए डैश, नीचे आएगा देखिए इसकी वैल्यू V2t अपान ए डैश, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए ए डैश से ए डैश कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1 अपान V2। ये क्या बचा, V1 अपान V2, मीन्स ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। यही तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए चाहे आप लाइट रे के लिए देखिए तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। या आप वेव फ्रंट में देखिए तो द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ द वेव फ्रंट with the ratio of refracted angle of the wave front remains constant। ये रेशियो क्या है, कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब यहां पे इस हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव हो गया। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए दोनों प्रूव हो चुके हैं, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, और दूसरा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कई लोग यहां से स्नेल्स लॉ की भी प्रूविंग कर लेते हैं, आराम से हो सकती है। बच्चों अगर यहां पे लाइट की स्पीड v1 है, ठीक है, लाइट की स्पीड यहां पे v1 है, तो यहां पे आप इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिख सकते हैं, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखिए पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, पहले मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 सपोज कर ले और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 सपोज कर ले, तो μ1 इज इक्वल टू बच्चों यहां से कितना आएगा, c अपान v1, एंड μ2 इज इक्वल टू कितना आएगा, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कितना आएगा, c अपान v2। तो आप अगर यहां से देखिए तो साइन आई अपान साइन आर को क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, इसको मैं चाहूं तो क्या मैं v1 अपान v2 को थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूं, कैसे, इसको लिख सकता हूं v1 को, ध्यान से देखिएगा, c अपान v2, भाई c से मल्टीप्लाई c से डिवाइड, तो c अपान v2, ठीक है, डिवाइडेड बाई c अपान v1, ठीक है, c अपान v2, देखिए जब चाहेंगे रेसिप्रोकल करेंगे यही आ जाएगा। अब देखिए c अपान v2 जो आया है ये किसके बराबर है, देखिए μ2,
इसका मतलब साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, μ2 अपान μ1। कितना आ गया देखो, इसकी वैल्यू μ2, इसकी वैल्यू μ1, तो ये आ गया μ2 अपान μ1। इसका मतलब साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू हो गया 1 μ2। दिस इज स्नेल्स लॉ। ये क्या है, स्नेल्स लॉ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल के हिसाब से स्नेल्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं इससे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने और प्लेन वेव का रिफ्रैक्शन भी समझ लिया विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके साथ ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।